तो जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम नेवी एमआर का जो आपका मॉक नंबर 4 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यदि आप इस मॉक टेस्ट को अभी तक अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं तो पहले जाकर इसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये मॉक जो है लाइव है, ठीक है। और अगर ये टेस्ट सीरीज आपने अभी तक नहीं परचेज की है तो आप मेरे को डीएम करके परचेज कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम की जो आईडी है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। आप वहां से देख सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन करो एंड मेरे को डीएम करो, ठीक है। बाकी प्राइस आपको मैंने पहले ही बता रखा है, जैसे कि अगर आप सीधे जाओगे तो आपको 69 दिखाएगा, लेकिन अगर मेरे थ्रू आओगे डीएम से तो आपको 49, एंड अगर आप पेड मेंबर हो ऑलरेडी तो आपको ये टेस्ट सीरीज जो है 29 में ही मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो ये फ्री में आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है, मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्व करो इसको। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, देखो इसमें जो है ना, सबसे पहले आपको एक चीज देखनी होती है। अगर यहाँ पे कभी भी देखो परसेंटेज में अगर दे रखा हो ना, कभी भी ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे अगर कभी भी परसेंटेज में दिखा रखी हो ना, तो इस जो ये वैल्यू दे रखी हो इसका कोई हमको इसकी नीड नहीं होती, ठीक है। और हमेशा अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो, जैसे कि कोई दो चीज बेचे कोई चीज, ठीक है, और एक पर उसको सेम परसेंट का लाभ और दूसरे पे सेम परसेंट उसको हानि हो, तो आपको याद रखना है हमेशा उसको हानि होती है, ठीक है। कितनी हानि होती है, हमेशा उसको पी स्क्वायर अपॉन में 100 की जो है ना हानि होती है, ठीक है। और यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे जितना भी परसेंटेज दे रखा हो वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसको हानि होती है, ठीक है, याद रखना कितनी हानि होगी। देखो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और अपॉन में 100, तो इसको अगर काटोगे तो ये 4% की उसको हानि होगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको जो है क्या है कि ये दे रखी है, इसको विभाजित करना है, मतलब कौन सी ऐसी है जो सबसे बड़ी संख्या है इनमें से, जो 3 4 5 और 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको 3 देखना, तीन तीन का जो मल्टीपल होगा, यानी कि जो भी आंसर है वो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल ये नहीं है, और अगर ये देखें तो ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, बाकी ये दोनों है, ठीक है। अब देखो अगला, वो 4 का भी मल्टीपल होगा आंसर, तो 4 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% ज्यादा है, ठीक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, ये बताना है। तो 50 इसको कैसे करते हैं, ये तरीका ये होता है कि 50% की वैल्यू देखो कितनी होती है, 1/2, ठीक है। और ये अधिक का बोल रहा है, तो अधिक के लिए हम ऐसे कर देंगे प्लस का निशान, और ये जो होएगा आंसर इसका 3/2 आएगी फ्रैक्शन वैल्यू में। तो ये देखो ये क्या है, ये जो है अधिक है, ये मान जो है किसका है, बी का, ठीक है। और ये किसका है, ए का। तो हमको पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। सॉरी, ये जो देखो यहाँ पे क्या लिखा रखा था, ए का वेतन बी के वेतन से इतना अधिक है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू बी की ना होके ए की थी, और नीचे वाली ये बी की थी। अब आंसर आएगा, देखो कितना कम है। तो देखो कितना कम है, एक कम है कितने से, ठीक है। अब वो देखना का मेन बात वो है, ए के वेतन से पूछ रखा है ना, तो ए की रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो 3 नीचे आएगा और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 33 सही, 1/3%, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखना, जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछना हो वैसे ही हम उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पी क्यू आर 3 है और ये इतने इतने दिनों में कोई काम को करते हैं, ठीक है। उन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए इतने रुपए लिए, तो जो आपस में राशि बांटेंगे वो किस में बांटेंगे। तो जब ऐसा कोई टाइप का क्वेश्चन होता है तो जो राशि जो बढ़ती है ना, उनका जो एफिशिएंसी का रेशो होता है उसमें बढ़ती है, ठीक है। तो देखो कैसे क्या होगा, तीन व्यक्ति पी क्यू और आर, ठीक है। पी को क्यू को ऐसे लिख के, और ये करता है 6 दिन में, और ये करता है 8 दिन में, और ये करता है 10 दिन। अब इनका लो एलसीएम। एलसीएम देखो, अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि ये बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो आपको एलसीएम में दिक्कत आए, तो सबसे पता है वे एक ये भी होता है कि आप जो उनके फैक्टर लिख लो। जैसे तौर वर्ग को लिखो, जैसे 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, और अब 6 को कैसे लिखोगे, 3 × 2, 3 दूनी 6 होता है, तो 2 ऑलरेडी है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। और 8 को अगर कैसे लिखेंगे, 4 × 2, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 नहीं है 2 है, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर करोगे तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम 120, ठीक है। अब इसको काटो, तो ये अगर इसको काटोगे तो ये कितने बार में जाएगा, 20 पे, और ये 8 से काटोगे तो ये जाएगा 15 बार पे, और इससे 12 बार पे, ठीक है। तो अब ये जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, इसी में इसको लाभ को बांट दो, ठीक है। तो जो 940 है वो किसकी वैल्यू है, वो है टोटल की वैल्यू, यानी कि कितनी हो जाएगी, 47 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
और मल्टीप्लाई में अगर लिखेंगे हम, मान लो ए की लिखा ले 20, तो ये ए का जो आएगा वो भाग आ जाएगा, मतलब कितना उसका हिस्सा है, ठीक है। तो अगर इसको काटोगे दो, तो ये आ जाएगा 400 रुपये। और 400 रुपये सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ये मत चेक करना, ये ठीक है, जो आगे होते हैं वो मत चेक करना, ठीक है। और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 15 बच्चों का औसत इतना है। देखो कैसे करते हैं इसको सोल्व। अगर आप मान लो मल्टीप्लाई से करोगे तो हो सकता है कल को यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू है, तो आपको उसको करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लिखो 15 स्टूडेंट्स हैं और उनका औसत है 25 साल, ठीक है। और अब क्या कहता है कि एक बच्चा और आ जाता है जिससे औसत एक वर्ष कम हो जाती है। एक बच्चा और आए, ये हो गए टोटल 16, और उनकी औसत क्या होती है, कम हो जाती है। कम होने का मतलब क्या है कि जो भी बच्चा आया होगा वो 25 से कम साल का आया होगा, ठीक है, इसीलिए तो कम हुई है वैल्यू। तो कितना कम आया होगा, तो इतना कम आया होगा कि उसके आने से जो 16 बच्चे थे उनकी पे क्या असर हुआ, उनकी औसत जो है एक से कम हो गई, ठीक है। तो इसको 25 में से 16 कर दो, कितना आएगा, 25 में से 16 सीधा घटा दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 9 साल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 10,800 रुपए की राशि पर 3 वर्षों का हमें को चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मिसिंग क्या है, कितनी उसकी वो है, मतलब परसेंट। तो यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 से ही 2/3 परसेंट, ठीक है। ये मिसिंग है, यहाँ पे इतना आना है। तो देखो 16 से ही 2% को आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए कितनी होती है। मैंने पिछले सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा मैं वैल्यू चेंज कर दी है, ठीक है। आपको ये टाइप एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा फिर। तो 16 से ही 2/3% का जो वैल्यू फ्रैक्शन में होता है वो होता है 1/6, ठीक है। कैसे होता है ये बताऊं, देखो 16 से कैसे होता है ये। अगर मान लो कभी भूल जाओ तो कैसे करना है, जिस 16 से ही 2/3% है, इसको कैसे लिखो, इससे मल्टीप्लाई करो, 16 × 48 और दो जोड़ दो 50। इसको 50/3% भी लिख सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज को हटाने के लिए हमको इसको 1/100 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से करोगे तो 3 दूनी 6, और ये जो आएगी 1/6 आ जाएगी, ठीक है, ऐसे आती है ये, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए था, इसका लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा अगर आपको याद है तो, ठीक है। और फास्ट भी कर पाओगे आप। इस सबको मिटो दो। अब करते हैं क्वेश्चन, यहाँ से शुरू होता है मेन, ठीक है। तो देखो ये कैसे सोल्व होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ क्या करते हैं, अमाउंट का नहीं, प्रिंसिपल का अमाउंट से रेशियो लेते हैं। और कैसे लेते हैं, यहाँ पे 6 है, लिख दिया, और यहाँ पे एक जोड़ के, ठीक है, हमेशा जोड़ के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 7, और जितना भी साल हो उसको वहीं पे उतना ही कर दो, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 216, और ये कितना, 343। अब 343 इससे घटा दो 216 को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देख लो, 13 में से 6 गए, 7, और 2 और 127। तो यहाँ पे क्या होगा, 127 ज्यादा है ये, ठीक है। तो अब देख लो, अब जो ये दो 10,800 जो दे रखे हैं ना, ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारे प्रिंसिपल यानी कि 216 की वैल्यू। और हमको निकालनी है 127 की, ठीक है। तो देखो कैसे होगा अभी ये, इसको एक काम करो, आप जो है, यही था ना, एक बार चेक कर लो भाई। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है हमको, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब एक काम करो, इसको 9 से काटो। तो 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, और 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, और फिर 12 से काट दो, ये 100, और ये 12 दूनी 24, इसको और काटो 50। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, इतना आ गया ये आंसर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इतने मीटर इतने मीटर इतने मीटर विमा वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी डंडे की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो ये जो डंडी रखनी है हमको, इतने विमा वाली तीनों अलग है, यानी कि ये क्यूब ना के क्यूबोइड है, ठीक है। और क्यूबोइड में जो सबसे लंबी रखने वाली जो होती है फॉर्मूला, जो भी डंडी कह लो या जो भी कह लो, उसका फॉर्मूला ये होता है कि L² प्लस B² प्लस H², और इसका कर दो अंडर रूट। तो ये जो सबसे लंबी डंडी रखने वाली होती है उसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखो सिंपली, 10 का स्क्वायर करो और 5 का स्क्वायर करो प्लस 10 का स्क्वायर करो। तो ये अब करके अगर आप इसको जोड़ोगे तो वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट 225 आएगी, और ये इसकी वैल्यू होती है 15 की, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका सिंप्लीफिकेशन से है, और ये अच्छा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो इसमें हमको सोल्व करना है और वैल्यू निकालनी है इसकी क्या होगी, ठीक है। तो मैं एक बार पेन का कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। कौन सा, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। देखो
सबसे पहले देखो कि 256 को हम कैसे क्या लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और इससे भी हम 4 का ही कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा एक जो कोशिश करो 4 का ही कुछ बनाने का यहाँ पे। तो ये 256 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी कि 64 तो आपका 64 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक है। तो ठीक है, तो 256 को हम 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 की पावर 4, और उसके भी मल्टीप्लाई में n/4 है। ठीक है, तो और इसको और अच्छे से सोल्व करोगे ना, तो 4 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में n/4, तो इसको करोगे तो 4 की पावर n आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको एक बार मिटो के आपको अच्छे से लिख देता हूँ, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, देखो, तो 4 की पावर 4 इसका वो हो जाएगा, तो 256 को हम क्या लिख सकते हैं, इतने को, इतने इतने को हम लिख सकते हैं 4 की पावर n। ठीक है, और यहाँ पे डॉट, और 4 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 2n+1। ठीक है, और इसके बटा में इसको हम 4 का स्क्वायर यानी कि और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 यानी कि 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, 4 की पावर 2n लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे डॉट 4n की पावर -1। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब अगर इसको और सोल्व करोगे तो क्या होगा, तो आपको पता है जब अगर बेस सेम हो ना, तो जो पावर्स होते हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं। तो अब अगर इसको सोल्व करोगे ना, तो क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा n+2n+1, और नीचे क्या होगा, 2n+n-1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3n+1 और हो रहा है, 3n+1, और नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी 3n-1 हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये सब 4 की पावर है। ठीक है, अब आपको एक आइडेंटिटी और पता होनी चाहिए कि ये जो अगर ऐसे कोई चीज है जिनका यहाँ पे भी सेम है पावर में, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे 3n+1 है ना, ये ऊपर जाके ये माइनस हो जाता है, इसे -3n-1, इसको ऑल सोल्व करोगे तो क्या होगा, 3n+1 -3n और +1, और 3n से 3n चले जाएगा तो 4 की पावर आ जाएगी 2, और ये जो आंसर होता है वो क्या होगा, 16। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, प्रोडक्ट, और ये उनका आपको एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी बतानी कि दूसरी जो संख्या है वो क्या है। तो आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए, जो एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है A/B। ठीक है, एचसीएफ आपका दे रखा है 11, एलसीएम आपका 7700, और ए की वैल्यू मान लो 275, और बी की हमको निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये कैसे क्या होगा, या अब इसको मल्टीप्लाई कर, ये इसको डिवाइड कर, देखो 11×2 = 22, 11×5 = 55, और इसको 5 से काट लो, पापा 25 है, और 5 × 5 पापा 25, 500 के 20, और काटो, 5×3 = 15, 308 आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उल्टा लौट जाता है, तो उसकी औसत गति बताओ। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए, इसकी जो हमेशा ऐसे अगर डिस्टेंस सेम है और एक गति से जा रहा है और दूसरी गति से आ रहा है ना, तो इसके लिए सीधा एक फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। ठीक है, तो इसको 2 × 12 × 10 और अपॉन में 22, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, और अब इसको करो सोल्व, यहाँ पे 11, तो ये आ जाएगी 120/11, और इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 10.9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कि कह रहा है कि सबसे छोटी जो जो भाज्य है जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं वो बतानी है हमको क्या होती है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 1 होता है ना, वो ना तो वो नाइदर प्राइम और नोर कंपोजिट नंबर। ठीक है, और जो आपको पता होना चाहिए कि अब पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से और एक से और कोई थर्ड नंबर हो उससे कट जाए, नहीं सॉरी ना कटे। ठीक है, और कंपोजिट वो होता है जो खुद से एक से और कोई थर्ड नंबर हो उससे कट जाए। ठीक है, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखो दो जो होता है खुद से कट जाएगा और एक से कट जाएगा, लेकिन किसी फिर तीसरे नंबर से नहीं कटेगा, तो ये जो है एक प्राइम नंबर है। और 1 तो कोई भी नहीं है, किसी का ही नहीं है ये तो। थर्ड जो 3 जो है वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, और जो 4 होता है ना वो सबसे छोटी एक कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, क्यों, ये एक से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा और दो से भी कट जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन तो एकदम मस्त क्वेश्चन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना, और ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन मैं पिछले आपको करवा चुका। और ये क्वेश्चन अभी एसएससी के जो है ना एचएम का हुआ था एग्जाम, उसमें आया हुआ था। ठीक है, देखो कैसे सोल्व होगा। इसको सोल्व करने का तरीका सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, अब देखो। सबसे पहले तो आपको देखो ध्यान से, अब देखना कि यहाँ पे 7.5 तो 1/3, और यहाँ पे 1/3 को हम कैसे नहीं कैसे लिख सकते हैं, ये नीचे वाले को बता रहा हूँ। 3 को हम 1 × 3 लिख सकते हैं, और इसको हम 3 × 5, इसको 5 × 7। सेम वैसे यहाँ पे क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन कह रहा हूँ, एक जो टर्म है वो मिसिंग है, और वो होगी 7 × 9, और ये हो गई 9 × 11। तो यहाँ पे टोटल जो टर्म है ना वो कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 टर्म है। तो जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, आप 750 को 5 बार ऐसे लिखो, और यहाँ पे करो बंद, और यहाँ पे प्लस, और प्लस में अब आ जाएगा क्या, 1/3, 1/15, और ऐसे ही करते 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 1/, जो ये 99 यहाँ तक। और इसको कैसे सोल्व करते हैं अब आपको ये पता होना चाहिए बस अलग। इसको सोल्व करने का तरीका देखो क्या होता है। इसको सोल्व करने का तरीका यही होता है कि ऐसे जो मैंने फैक्टर बनाए ना, ऐसे ही आप इनको लिखो। ऐसे लिख लिया, फिर जो इसको सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं हम, 1/2 मल्टीप्लाई, जो 1 जो पहली इसकी होगी ना, ये लिखेंगे, और माइनस में 1 जो इसकी लास्ट टर्म होगी 11 जो है, ये लिखेंगे फैक्टर। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करोगे ना तो क्या होगा, 1/2, और ये अगर करोगे तो इसका 10 नहीं सॉरी 11, और 11 में से एक चला जाएगा 10, और इसको करोगे तो 5 5/11 इसकी फाइनल वो आएगा। तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे, 5 0 0 5 5 25, 5 2 5 7 35 37 37 50, और यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे प्लस का निशान, और यहाँ पे है 5/11। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3750 सही 5/11। ठीक है, क्योंकि इसी का मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के प्रथम n गुणकों का औसत इतना है। तो आपको क्या करना है कि n का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा ये। इसको करने का तरीका ये है कि आपको एक पता होना चाहिए कि जो भी कभी भी अगर आपको ऐसे औसत बताना पड़ जाए कि 3 के प्रथम 5 अंकों का औसत बताओ मल्टीपल का, और 7 का प्रथम 6 मल्टीपल का, तो इसका सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए। कैसे होता है कि कोई मल्टीपल इनटू n+1/2। ठीक है, यहाँ पे n का मतलब होगा जितने मल्टीपल हैं, और m का मतलब होगा जो मल्टीपल है, मतलब कि जैसे 3 का मल्टीपल पूछे है ना सभी 7, तो 3 यहाँ पे आएगा, और n जितने भी 7 मल्टीपलों का बताना है उतना आएगा, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो n की यहाँ पे क्या है 3 इंटू n+1/2 इज इक्वल टू, मान दे रखा है 66। ठीक है, अब इसको करो 3n+3 इज इक्वल टू, 6 दूनी 12 का 2 चल पाई 132। ठीक है, और 3n का मान जो आ जाएगा वो माइनस हो जाएगा इससे, तो 129, और इसे काटो 43, तो n का मान आ जाएगा 43। ठीक है, तो ये बहुत ही, ये बस आइडेंटिटी है छोटी सी, इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से शुरू होती है साइंस। ठीक है, साइंस करते हैं, एंड ठीक है, देखो ये कह रहा है कि एक गैस इस प्रकार फैलती है कि उसकी दाब पूरी प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस प्रकार की उष्मागतीय प्रक्रिया को क्या कहते हैं, देखो जहाँ पे कांस्टेंट क्या रहे, प्रेशर, तो उसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक। जहाँ पे भी आपको बैरिक दिख जाए ना, मतलब वहां पे जो भी खेल है वो प्रेशर का है। ठीक है, आइसोथर्मल का क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर सब जगह कांस्टेंट हो, उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। आइसोकोरिक किसको बोलते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम सब जगह कांस्टेंट रहे, वहां पे हम इसको बोलेंगे आइसोकोरिक। और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है या फिर हीट जो होती है ना वो ट्रांसफर ना हो। ठीक है, उसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, एक आपको बताना है क्या, कि यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 10 n का बल कार्य करता है, तो उसका हमको त्वरण बताना है कि एक्सेलरेशन बतानी है। ठीक है, तो आपको सिंपली ये निकल जाएगा F=m में आइडेंटिटी न्यूटन का सेकंड नियम। देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो फोर्स दिया वो 10 न्यूटन दिया है, और मास जो दे रखा है 2 kg, और हमको एक्सेलरेशन बताना है, तो इसको एक्सेलरेशन सिंपली लिखा जाएगा 5। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको HCl और ये जो CH3COOH है, इनमें से कौन सा जो अम्ल होता है वो ज्यादा प्रबल होता है, यानी कि ज्यादा खतरनाक बोल दो या स्ट्रॉन्ग बोल दो। ठीक है,
तो आपका HCl जो होता है ना वो ज्यादा इनमें खतरनाक होता है, ना कि ये समान होते हैं या फिर ये दूसरा। ठीक है, ये याद रखना है, आपको पता होना चाहिए था, बेसिक क्वेश्चन था ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमको क्या देता है। ठीक है, तो ये सिंपली न्यूटन का जो सेकंड नियम है वही क्या है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो फोर्स होता है। ठीक है, बाकी आपको मैं चीजें और भी बताता हूँ, इनसे रिलेटेड ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का आपको पता होना चाहिए। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। बाकी डिस्टेंस स्केलर होती है। ठीक है, और बाकी फोर्स भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसकी यूनिट की हम बात करें तो क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, याद रखना। एंड इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है जूल। काफी बार एग्जाम में आता है ये। ठीक है, और एक्सेलरेशन की हम बात करें तो ये क्या होती है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, और ये एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, MS-2। ठीक है, कौन सा भी तरीका लिख लो। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता लाउडनेस के लिए जिम्मेवार है, यानी कि जो हमारी लाउडनेस होती है वो के लिए कौन जिम्मेवार होता है। तो उसके लिए एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका लाउडनेस के मतलब लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड होता है। ठीक है, और बाकी आपको मैं एक चीज और बताऊं यहाँ पे फैक्ट, तो आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का बताता हूँ, ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको जो वेवलेंथ होता है हमको उसको उसको डिनोट करते हैं ऐसे, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एफ से। तो जो ये वेवलेंथ होती है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। याद रखना। एंड एक चीज और आपको मैं बताता हूँ, क्या कि जो आपकी, आप एक चीज करो, इनवर्सली का मतलब क्या होता है इसका, कि अगर वेवलेंथ जिसकी जितनी ज्यादा होगी ना उसकी उल्टा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जिसकी ज्यादा वेवलेंथ उसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप एक काम करो, वेवलेंथ जो है ना ये याद रखो, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है 100%, तो इनको हल्के में मत लेना। ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ का एक चीज याद रखो कि जो आपको एक तो बताता हूँ, जो रेड होता है ना, रेड कलर, हम देखो जैसे आपने कभी भी देखा हो रेड लाइट होती है, और जब भी जो भी ट्रेन होती है उनके जो भी वो पोल होते हैं सिग्नल के, वहां पे रेड लाइट होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो दूर से ही हमको दिखाई पड़ जाते हैं। ठीक है, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे हाई होती है। एंड जो सबसे कम वेवलेंथ होती है कलर की मैं बात करें तो वो वोयलेट की होती है। ठीक है, वोयलेट की सबसे कम होती है। वैसे ही अगर हम वेव की में बात करें तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो वेव की होती है वो होती है रेडियो वेव। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। वहीं पर इसका उल्टा करें, अगर सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है वेव में, तो वो होती है गामा रेज की। याद रखना। ठीक है, गामा रेज। और एक बात बता दूं, इसी का उल्टा कर देना अगर आपको फ्रीक्वेंसी का चाहिए, अगर वो मान ली फ्रीक्वेंसी का बोलता तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी हो जाती, वॉयलेट की, सबसे कम रेड की, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की, उल्टा सबसे कम रेडियो वेव्स की। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक खाद्य परीक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी फूड प्रिजर्व में कौन सा किसी का यूज करते हैं हम। तो फूड प्रिजर्व की बात करें तो हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये विनेगर वगैरह नहीं आंसर होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl आपका जो खाने वाला नमक होता है। ठीक है, एंड आपका मैं कुछ पूछूं क्वेश्चन, पूछ लो। ठीक है, तो बताओ, मेरे को आप बताना है कि जो आपका अ, सबसे पहले तो बताओ कि आपका अम, जो बेकिंग सोडा होता है, हाँ ये पूछ लेता हूँ, बेकिंग सोडा आपको उसका वो बताना है फॉर्मूला वगैरह। और वॉशिंग सोडा का क्या होता है, वॉशिंग सोडा। एंड एक लास्ट पूछ रहा हूँ, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है। ठीक है, ये बताओ, पाउडर। तो जो बेकिंग सोडा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, उसका रासायनिक नाम पता होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट। और जो ये आपका वॉशिंग सोडा होता है इसका क्या होता है, इसका सोडियम कार्बोनेट। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको बोलते हैं CaO Cl2। ठीक है। और बाकी इनका अगर मैं बताऊं तो सोडियम क्लोराइड NaHCO3, और इसका NaCO2 10H2। ठीक है, ये होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आपका ये दे रखा है कि एक तत्व है, परमाणु क्रमांक उसका 16 है और परमाणु संख्या उसकी 32 है। देखो, तो इसको करने से पहले क्या पता होना चाहिए। देखो, कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। इस एलिमेंट के जो ऊपर होता है वो होता है यहाँ पे लिखते हैं ए, और यहाँ पे जेड। यहाँ पे जो होता है ये होता है एटॉमिक मास। ठीक है। और नीचे जो होता है वो होता है आपका नंबर एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब एक चीज क्या पता होना चाहिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, तो जितनी एटॉमिक नंबर की वैल्यू होगी वही होगा आपका इलेक्ट्रॉन, वही होगा आपका प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन। लेकिन जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालनी पड़ जाए तो वो कैसे निकलेगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर में से आप एटॉमिक मास माइनस कर दो तो आपका न्यूट्रॉन निकल आते हैं। तो 32 में से आप 16 माइनस करोगे, 16 आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव जो था उसके समय पे जो याद तत्वों की संख्या थी वो कितनी थी। तो वो थी आपकी 63। बाकी आप मेरे को बताओ कि जो अभी जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल उसका फादर किसे कहते हैं, सॉरी, टेबल। एंड जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका फादर किसे कहते हैं। आपको ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर बताना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर कौन है। तो ये जो है इसका फादर है मेंडलीव, आपको पता होना चाहिए ये बात। और जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका फादर अगर पूछे आपसे तो वो है हेनरी मोजले। ठीक है, हेनरी मोजले। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर पे है। ठीक है, एटॉमिक नंबर पे है, और ये अरेंज, और ये जो है एटॉमिक मास पे थी, जो जो ओरिजिनल वाली थी एटॉमिक मास। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। बाकी अगर आपको मैं बात करूं स्केटरिंग की, तो जो आपको स्काई ब्लू अपीयर होता है वो इसी की वजह से अपीयर होता है। ठीक है, स्काई ब्लू। बाकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हम बात करें तो इस ये जो कारण होता है ये होता है डायमंड के चमकने के लिए। ठीक है, तो डायमंड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। बाकी आपको कई बार आपको मृग तृष्णा भी हो जाती होगी, जो रेगिस्तान में पानी दिखता है हर जगह, तो वो भी TIR की होती है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि वो पूछ रहा है कि मानव नेत्र में जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो जो मानव नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका होता है रियल और इन्वर्टेड। ठीक है। बाकी अब मैं 3 फैक्ट बताओ मेरे को। पहला फैक्ट तो ये कि जो आपका डोनेशन में दिया जाता है, जो हम डोनेट करते हैं आई का पार्ट, वो कौन सा होता है। ठीक है। एंड इमेज जो बनती है वो किस पे बनती है, आई की किस पार्ट पे बनती है। और जो आपकी लाइट के लिए जो जिम्मेवार है, लाइट कम या ज्यादा आपको देखता होंगे, कई बार आप जब लाइट से अंधेरे में जाते हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो आपका रेटिना का वो लाइट के लिए बहुत छोटा हुआ होता है, कि ताकि लाइट नहीं जाए। आंसर बताओ इसका क्या है। ठीक है, अभी बताता हूँ। देखो, जो डोनेट होता है वो करते हैं हम कॉर्निया को, कॉर्निया को डोनेशन में दिया जाता है। और इमेज जो बनती है वो बनती है आपकी रेटिना पे। एंड जो आपका लाइट के लिए जो जिम्मेवार होता है कि ज्यादा लाइट जाएगी आंख में या कम जाएगी, उसके लिए आइरिस होता है जिम्मेवार। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पौधों में विभिन्न भागों तक पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो वो आपके जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। कैसे याद रखोगे, देखो, जैसे जल और जैसे पानी या जल। ठीक है, तो ये ऐसे याद कर सकते हो। बाकी फोइलम के द्वारा फूड। ठीक है, फूड। तो और फै से फूड और फै से फोइलम। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपको रक्त समूह की खोज किसने की थी, आपको ये बताना है। तो जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप्स, उसकी खोज जो की गई थी वो की गई थी लुइस पास्चर के द्वारा।
नहीं नहीं नहीं, लुईस पास्चर के द्वारा नहीं, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। लुईस पास्चर के द्वारा तो रेबीज होता है उसकी वैक्सीन की खोज की गई थी, रेबीज के वैक्सीन की खोज। और रेबीज किसके द्वारा, किसके काटने से होता है, ये कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है, डॉग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि वर्ष 2025 में जो शांति पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार बताना है, शांति का नोबेल पुरस्कार वो किसको मिला। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सभी एग्जाम्स के लिए। तो वो मिला आपकी मारिया कोरिना मैकाडो को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे डोनाल्ड भैया को ये नहीं मिला, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ से आपकी जो शुरू तो आपको 26 से ही हो गई, बाकी 27वां क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है। तो ये जो दिया गया था आपके बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा दिया गया था। ठीक है, बाकी आपको बाल गंगाधर तिलक की बताऊं तो 1916 में एनी बेसेंट के साथ में मिलके, किसके, एनी बेसेंट, बेसेंट के साथ मिलके इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल, ठीक है, आंदोलन बोलो या होम रूल लीग, ठीक है, की स्थापना की गई थी। बाकी इनके दो आपको न्यूज़पेपर भी या किताबें भी लिखना है, मराठा और केसरी। मराठा जो था वो इंग्लिश में था, एंड केसरी जो मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, याद रखना ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, बाकी इनको जो है भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, एक और फैक्ट बताऊं तो भारतीय अशांति, सॉरी ये अशांति ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अशांति का जनक, ठीक है, का जनक भी कहा जाता है। और ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था ये भी बता देता हूँ, वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है, और राजा राम मोहन राय की बात करूं तो इनको राजा की उपाधि जो दी थी अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, अकबर वो वाला अकबर नहीं है, अकबर सेकंड है। ठीक है, राजा राम मोहन, और इनको ही नहीं नहीं, ठीक है, इतना ही याद करना। बाकी इनके गिफ्ट टू मोनोथिज्म एक बुक भी थी। ठीक है, लिखो तो लिख लो, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। ठीक है, बाकी महात्मा गांधी की और भगत सिंह जी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस जो है आपकी, ब्रह्मोस मिसाइल है वो किस प्रकार की मिसाइल है। तो वो जो हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, बाकी कोई जाने वाला नहीं इसमें। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय जो आपके वॉइसरॉय थे वो कौन थे। तो वो थे डफरिन। ठीक है, डफरिन नहीं, सॉरी, कर्जन। डफरिन तो आपकी आईएनसी जब बनाई गई थी तब थे। कर्जन जो थे बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जो 1905 में उस तब समय थे। बाकी 1900, आपको पता होना चाहिए 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए थे तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना नेवी जो है उसका आदर्श वाक्य क्या है। तो नेवी की तैयारी कर रही हो तो ये तो पक्का पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो है शय नो वरुण। ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य है। बाकी हम करें सेवा परमो धर्मा, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ, तो ये आपका हो जाएगा आर्मी का। और नभ सर्वप्रथम दीपम, तो ये हो जाएगा एयरफोर्स वालों का, याद रखना, टच द स्काई विद ग्लोरी, है ना। बाकी वैम रक्षाम हो जाएगा आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो है ये देखो आ गया क्वेश्चन, मराठी अखबार जो था केसरी के संपादक कौन थे। तो ये आपके हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाकी लाला लाजपत राय की बात करूं तो इनकी जो है 1928 में जब लाठीचार्ज हुआ था तो उनमें इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और इनको जो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं इनके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि 2025 में जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान हुआ। तो इनमें जो आपके मोहनलाल जी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाकी इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अगला है कि एस अगेंस्ट ओड्स की जो पुस्तक है उस किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो ये है सानिया मिर्जा की। बाकी सानिया नेहवाल की अगर मैं बात करूं तो इनका हो जाएगा, इनकी बुक का नाम था प्ले टू विन। ठीक है, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन इनकी पुस्तक का नाम था। और मैरी कॉम की बात करें तो इनकी हो जाएगा अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल इनकी पुस्तक का नाम।
और सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम करूँ तो इनका हो जाएगा प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। ठीक है। बाकी पुस्तक हम जब और आएंगे तो देख लेंगे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। बाकी नर्मदा नदी का आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये जो है पश्चिम की ओर बहती है। बाकी जो मोस्टली जो होता है आपके पूर्व की ओर बहने वाली ये नदियां होती हैं। ठीक है। और आपको तापी भी सेम है, भ्रंश घाटी में नर्मदा और तापी दोनों बहती हैं। ठीक है। बाकी ब्रह्मपुत्र नदी का मैं आपको फिर से रिकॉल कराऊं तो ये आपका कहाँ पे मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। जहाँ पे ग्लेशियर है कौन सा, चिमा युंगडुंग, चिमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है। और तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। यारलुंग बता ही देता हूँ, सांगपो कहाँ पे, तिब्बत में, तिब्बतन नेम है इसका, तिब्बत में। ठीक है। और बाकी जब ये आप अरुणा चाइना में जाती है, यू टर्न कहाँ पे मारती है, नामचा बरवा नामक एक जगह है वहां पे ये यू टर्न मारती है, नामचा बरवा। ये रिकॉल करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। पहले मैं बता चुका ये। और बाद में असम में आती है। असम में एक आइलैंड बताया था मैंने आपको, क्या जो फ्लोटिंग आइलैंड है वो है आपका माजुली। ठीक है। माजुली द्वीप याद रखना है। ठीक है। इतना आपको फैक्ट याद रखने हैं। बाकी कृष्णा नदी साउथ में बहने वाली है और इसका उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से। नहीं, इसका त्रिमकेश्वर से आएगा, त्रिमकेश्वर। महाबलेश्वर से तो ये आपकी गोदावरी नदी का हो जाएगा। ठीक है। कहाँ से, महाबलेश्वर से। और ये दक्षिण की इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। और ये जो दक्षिण में सबसे लंबी नदी है, ठीक है, बहने वाली। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो है, पूछ रहा है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है। तो त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला। अमरावती हो जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश की। ठीक है। आपको लगेगा आंध्र प्रदेश की। बाकी हम सभी की देख लेते हैं। तो सभी की देखते हैं। देखो एक बार पेन का चेंज कर लेता हूँ मैं कलर। ये तो आपका अरुणाचल सेवन सिस्टर किस, देखो आपको एक फैक्ट याद रखना कि ये जो है सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है। सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है कौन, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। बाकी सेवन सिस्टर में जो आती हैं वो ये लाइन के जो ये इस पार हैं, ये आती हैं कौन सी, अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी हो जाती है ईटानगर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये राजधानी, आपको याद होनी चाहिए। नागालैंड की राजधानी हो जाती है कोहिमा। और जो मणिपुर है उसकी राजधानी हो जाती है इम्फाल। मिजोरम की राजधानी हो जाती है आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी हो जाती है अगरतला। और जो आपका मेघालय है उसकी राजधानी हो जाती है शिलोंग। और जो आपकी असम है उसकी हो जाती है, नहीं गुवाहाटी नहीं, दिसपुर। दिसपुर आएगा इसकी राजधानी। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, देखो पेन चेंज कर लेते हैं। कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है। तो जो इंडिया का नेशनल ट्री है वो हो जाएगा आपका कौन, बरगद। ठीक है। पिप्पल या नीम मत ठोक देना। बाकी आपको बताना है नेशनल, ये बता ही दो चलो इसमें, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ये सॉन्ग का किसने राइट किया था ये भी बताना है, एंथम। ठीक है। नेशनल सॉन्ग एंथम। राष्ट्रीय स्वीट क्या है यानी कि मिठाई क्या है। एंड और क्या बताओगे, एनिमल, नेशनल एनिमल कौन है। ठीक है। ये आपको बताने हैं सारे। तो नेशनल सॉन्ग की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक है। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल एंथम की बात करें तो ये हो जाएगा जन गण मन, जन गण मन। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही जो बंगाल का भी, बंगाल कह रहा हूँ, बांग्लादेश का जो अमार सोंगाल बांग्ला है वो भी लिखा था। ठीक है। और नेशनल स्वीट करूँ तो ये हो जाएगी जलेबी। और एनिमल की बात करूँ तो ये रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है। आपका नेशनल एनिमल। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि जून 2025 में निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है। तो ये आपकी टेस्ट सीरीज ट्रॉफी का नाम करके अभी कर दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि कपास जो है ना कैसी फसल है, ये रबी फसल है, खरीफ है या जायद है। तो रबी जो आपकी कपास है वो एक खरीफ फसल है ना कि रबी। बाकी आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छे से देखना इनको। देखो
रबी की फसलें जो होती हैं आपकी सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में काटी जाती हैं। और सर्दियों में कब? नवंबर दिसंबर में, ठीक है, याद रखना। एंड अप्रैल मई में काटी जाती हैं। वहीं पर खरीफ की फसल जो है गर्मियों में यानी कि जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं और सर्दियों में इनको अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। इनके ये इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी फसलें जो रबी हैं और कौन सी खरीफ। तो गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर ये सब रबी फसल हैं। चावल, मक्का, बाजरा और दालें, सोयाबीन, मूंगफली और ज्वार ये आपकी खरीफ फसलें। एक फसल जायद भी रह जाती है जो कि इन दोनों सीजनों के बीच में बोई जाती हैं, ठीक है। और मार्च में ही बोई जाती है, लगभग मार्च जून में। देखो ये फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं? तरबूज हो गया, खरबूजा, खीरा, करेला, कद्दू, टमाटर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। हंसो मत। हीनयान और महायान जो है किस धर्म की शाखाएं हैं, ठीक है। तो ये आपकी बौद्ध धर्म की हो जाएंगी। बाकी जैन धर्म की आप बात करूं तो श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर जो है वो सफेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर बिल्कुल कुछ भी नहीं पहनते थे, ठीक है। और बाकी सिक्किम की, अगर सिक्किम कह रहा हूँ, सिख धर्म की मैं बात करूं तो इनको आपको बताना है कि पहले गुरु कौन थे, नौवें गुरु कौन थे और 10वें गुरु कौन थे और 5वें गुरु कौन थे। इनके लिए फैक्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो पहले गुरु थे वो थे नानक, गुरु नानक, गुरु नानक। और जो आपके 5वें थे वो अर्जुन, ठीक है, गुरु अर्जुन देव। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने इनकी जो है ना इनकी और जहांगीर के द्वारा इनको मृत्युदंड दे दिया गया था, जहांगीर के द्वारा। क्यों? ठीक है, क्योंकि इनके इन्होंने मदद की थी इनके लड़के की, इनके भाई की, ठीक है। और बाकी हम नौवे की बात करूं तो नौवे गुरु थे तेग बहादुर, तेग बहादुर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकी जो है ना गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या की थी औरंगजेब ने, औरंगजेब। और जो आपके आखिरी गुरु थे वो थे जिनने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं सिख धर्म से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कि जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में निकाली जाती है, ठीक है। तो ये आपके जो है उड़ीसा में के पुरी में निकाली जाती है, आप सभी को पता होगा, ज्यादा वो नहीं है। बाकी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है कितने को? 2 फरवरी को, ठीक है। और 21 जून को बात करें तो ये हो जाएगा योगा डे, योगा डे। आप मेरे को बताओ इन्वायरमेंट डे यानी कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बाकी मैं बताता हूँ। पर्यावरण दिवस बताओ। पर्यावरण दिवस आपका हो जाएगा 5 जून को, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। बाकी आपको मैं पूछ ही लेता हूँ, पता नहीं आगे मिलेगा क्वेश्चन, आप बता दो यहीं पे। आर्मी डे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्मी डे, एयरफोर्स डे और नेवी डे। आई इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी बताओ और आपका नेवी डे, ठीक है। ये यार कैसे लिखा गया है? नेवी, नेवी डे, ठीक है। तो आर्मी डे आपका कब हो जाता है? आपका 15 जनवरी को। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। कोस्ट गार्ड का आपका हो जाता है 1 फरवरी को। और आपका नेवी का हो जाएगा 4 दिसंबर को, ठीक है, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। पहली बार जब आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका प्राइवेसी का अधिकार होता है, समानता का अधिकार होता है और शिक्षा का अधिकार होता है, लेकिन शोषण का अधिकार नहीं होता है। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो कि नहीं होता? हमने तो देखा है। अरे आपने देखा वो ये नहीं है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगेंस्ट है वो। और ये कह रहा है कि आप शोषण करो, तो ऐसा नहीं है, अगेंस्ट वाला आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले पे। अगला जो क्वेश्चन है कि चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी हो जाएगी आपकी बीजिंग। और सियोल बात करूं तो साउथ कोरिया की है, साउथ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया की क्या है? तो इसकी है प्योंगयांग, ठीक है, प्योंगयांग इसकी राजधानी है। और बाकी टोक्यो आपको पता ही होना चाहिए, जापान की, जापान, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका नाहवा शेवा बंदरगाह। इसी को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। बाकी चेन्नई पोर्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ है।
ये आपका आंध्र प्रदेश में है? नहीं, ये तमिलनाडु में है। तूतीकोण बंदरगाह तमिलनाडु में है और कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है लगभग? तो इसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो है 8,848 किलोमीटर। ठीक है, बाकी आपको बात बताऊं तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों? क्योंकि ये गंगा नदी की लंबाई है, गंगा की, और इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि फॉलो ऑन, फॉलो ऑन जो है वो किस शब्द, जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका क्रिकेट से। बाकी आपको पता होना चाहिए क्रिकेट से और कौन कौन से हैं। गूगली, गूगली क्रिकेट से है। डक, डक जब आउट हो जाता है कोई खिलाड़ी लगातार 3 बार तो उसको डक बोलते हैं। ठीक है, 2 बार भी बोल सकते हो, तो उसको डक बोलते हैं। गूगली हो गया, डक हो गया, और क्रीज बोल दो, क्रीज। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित है। बाकी कबड्डी का अगर मैं बात करूं तो कबड्डी में कौन हो जाएगा? रेडर। ठीक है, रेडर, जो रेड करता है, रेडर। ठीक है, बाकी वॉलीबॉल का तो इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये देख लो। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन होता है, बाकी आपको स्विमिंग का एक फैक्ट बताता हूँ। स्विमिंग जो होता है ना, ये कई बार मैंने एग्जाम में देख लिया कि एक तरफ जब आप जाते हो स्विमिंग में तो और वापस लौट के आते हो, तो ये टोटल लंबाई 100 मीटर की होती है, जिसमें से जाने की होती है वो 50 मीटर की होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1576 में। किस किस के बीच में? आपके अकबर, अकबर खुद नहीं लड़ा था, इसकी जगह लड़ा गया था किसने? बैरम खान नाम का इसका सेनापति बोल दो, उसने। ठीक है, और वर्सेस महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, कैसे लिखा जा रहा है? महाराणा प्रताप जी। ठीक है, और इन इसमें जो विजय हुई थी वो महाराणा प्रताप जी की हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है कि 2026 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में पूछा गया है अब की बार, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों ऐसे इंपॉर्टेंट है? तो ये मिला आपके रोहित शर्मा को। एंड पक्का ये एग्जाम आपके नेवी में भी आएगा, एंड आपके अगर और एग्जाम कोई एसएससी के दोगे उसमें तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, 100% लिखवा लो ये तो। और इसमें आपको और एक चीज पता होना चाहिए, और भी कुछ स्पोर्ट्स हैं, उन स्पोर्ट्समैन हैं उनको भी मिला है, जैसे कि विजय अमृतराज को भी मिला है जो कि टेनिस से संबंधित है, और पद्म भूषण इनको मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको बलदेव सिंह जो कि हॉकी के फॉर्मर कोच रह चुके हैं, उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, और हरमनप्रीत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौर जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, कप्तान है ये हमारे महिला क्रिकेट टीम की, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलीट हाई जंप में है, उनको पद्मश्री से मिला है। बाकी रोहित शर्मा को मैंने आपको बता ही दिया, इनको पद्मश्री मिला है, और सविता पूनिया जो हॉकी से संबंधित है उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 32। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो 19 जो आपका किससे संबंधित हो जाएगा? इसमें जो आपके 6 तरीके की अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, वो ज्यादा डीप हो जाएगा, आप मत याद रखो, आप बस ये याद रखो कि इसमें 6 तरीके की आपको फ्रीडम दी गई है। ठीक है, एंड अनुच्छेद 21 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपके राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। एंड 21 ए वाला हो जाएगा आपका एजुकेशन से, जिसको कि किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? 42nd। ठीक है, एंड अनुच्छेद 14 जो पिछली बार मैं शायद इसका थोड़ा ऊंचा आगे पीछे बता दिया था, इसका क्या इससे संबंधित है? ये है आपके इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून की समक्ष समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और इक्वल लॉ ऑफ, ऐसे ही था इक्वल वाला ही। ठीक है, ऐसे संबंधित है। ठीक है, आपको ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब लॉ सभी के लिए समान है। ठीक है, इसलिए इस ऐसे संबंधित है ये। आगे आगे बढ़े तो अगला जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 50, वो है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी नील नदी। ठीक है, और इजिप्ट, ये साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, अफ्रीका में बहती है ये। ठीक है, मेनली इजिप्ट में। और अमेजोन नदी ये सबसे बड़ी नदी है। आपको अगर सबसे बड़ी और चौड़ी की बात करें तो ये आपकी अमेजोन नदी हो जाएगी, जो कि साउथ अमेरिका में बहती है। ठीक है, एंड बाकी तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है। बाकी ये आपकी यहाँ क्लास होती है यहाँ पे समाप्त। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपकी पहले मैंने बता ही चुका कि अगर आपको ये मॉक टेस्ट लगाने हैं, अभी आके और भी होंगे, लगभग 10 मॉक टेस्ट होंगे, तो आप चैनल से जुड़ जाओ, ये द नाइट्स एकेडमी। एंड यहाँ पे मेरी आईडी दे रखी है मैंने, यहाँ पे डीएम कर सकते हो मेरे को और बाय कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।